Hi everyone, आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एम्स भुवनेश्वर एग्जामिनेशन। भुवनेश्वर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके बेसिकली टोटल आपके 4 पार्ट आएंगे और हर पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम एम्स दिल्ली 2017 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एम्स दिल्ली 2017 सॉल्व कर चुके हैं, और अगर आप चाहे तो उसको आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। सिंपल आपको टाइप करना है फार्मामाइंस एम्स सीआरई दिल्ली। 4 पार्ट उसके भी डले हुए, उसको जाके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता देता हूँ, भुवनेश्वर का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 2023 में हुआ था, और इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो दिल्ली वाले से काफ़ी आसान है, ठीक है। दिल्ली में आप जब सॉल्व करेंगे आपको बहुत टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन भुवनेश्वर में काफ़ी आसान क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो जैसे अगर आप वीडियोस को देखेंगे वो 1 डेढ़ घंटे की वीडियोस है। यहाँ पर एक वीडियो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप आंसर करना चैट बॉक्स में कि आपने 25 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, #25, ठीक है। चलो, सो माय नेम इज आकाश वर्मा एज ऑलवेज, और मैं जी पैट नाइपर क्वालिफाइड हूँ, और मैं नाइपर मोहाली से पास आउट हूँ, जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। एंड आई टीच फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए। हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बट फॉर द न्यू ऑडियंस आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फार्मा माइंड्स, ठीक है। चलो वीडियो पे चलने से पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि एम्स का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही कम समय में होने वाला है, और आपको चाहिए कि कोई कोर्स मिल जाए जहाँ पे मुझे सारे एमसीक्यूज, सारे रिकॉर्डिंग्स सिस्टमैटिक मैनर में मिल जाए, तो आपको बेसिकली एम्स सीआरई का कोर्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि आपको फार्मा माइंड्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, फार्मा माइंड्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वी विल हेल्प यू परचेज दिस कोर्स। इसकी फीस कितनी है? पहले इसकी फीस 199 रुपीज़ थी, ठीक है। अभी इट इज़ इंक्रीज टू 299, और इसकी वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है। पहले वैलिडिटी इसकी 1 मंथ थी, अब इसकी वैलिडिटी बढ़ के हो गई है 3 मंथ्स, ठीक है। तो प्राइस 100 रुपये बढ़ा है, लेकिन वैलिडिटी भी हमने बढ़ा दी है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, नॉन फार्म एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस और गाइडेंस, तो आपको हमेशा यहाँ से मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, बड़े आसान है, ठीक है। तो चलिए, अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको ये सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनके पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हम तक रीच आउट करना है उसके लिए भी कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लायोफिलाइजेशन कॉमनली नोन एज। ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ड्राइंग चैप्टर का। यहाँ बोला गया है कि ड्राइंग प्रोसेस के अंदर लायोफिलाइजेशन क्या होता है। फ्रीज ड्राइंग होता है, स्प्रे ड्राइंग होता है, वैक्यूम ड्राइंग, ओवन ड्राइंग। कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है फ्रीज ड्राइंग। तो ये बात भूलना नहीं कि लायोफिलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। लाइफलाइजेशन कॉमनली नोन एज फ्रीज ड्राइंग एक डिहाइड्रेशन या फिर आपका ड्राइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इतना ही था इसका। चलो आगे चलते हैं। विच एसटीडी इज कॉज्ड बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टेस स्कैबी एंड रिजल्ट्स इन इंटेंस इचिंग एंड स्किन रैश। पूछा गया है कौन सी यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हैं, एसटीडी क्या होता है सर। तो कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सार्कोप्टेस स्केबी से होती है, और उससे बहुत ही ज्यादा इचिंग और स्किन रैश हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है। ऑप्शन दिए स्केबीज, सिफिलिस, गोनोरी, क्लैमिडिया। देखो, सार्कोप्टेस स्केबी नाम से पता लग रहा है ये क्या करने वाला है, स्केबीज, तो आंसर हो जाएगा ए। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्केबीज जो होता है वो सार्कोप्टिक स्केबी से होता है। स्किन का इन्फेक्शन होता है बेसिकली, और एक टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है और पिंपल जैसे स्किन रैश हो जाते हैं, ठीक है। चलो
तीसरा क्वेश्चन आता है, ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन बेसिकली पहले पार्ट में आपको मिलेंगे लॉ से रिलेटेड। अब एम्स फार्मासिस्ट में लॉ का क्वेश्चन क्यों आया, उस समय सिलेबस में होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीगल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस, मतलब लीगल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नॉलेज जो है अपने को है नहीं, क्योंकि ये फार्मा से हट के है, लेकिन सीधे सीधे आपको आंसर बताता हूँ। टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम अनएथिकल अटर्नीज, टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम अनएथिकल अटर्नीज। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। इसके बारे में थोड़ा आप गूगल करके पढ़ लेना। बाकी इस बारी एम्स में आएगा, ना के बराबर चांस है। ठीक है, चलो ओके। हम फार्मा पार्ट पे चलते हैं। विच व्हाट इज अ कॉमन डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म, यहाँ पे कौन सी डोसेज फॉर्म है जो पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है। टैबलेट है, सॉल्यूशन, सैशे, सपोजिटरीज। टैबलेट भाई पाउडर्ड नहीं होता, सॉलिड होता है। सॉल्यूशन आपको पता ही है, ये लिक्विड होता है। सपोजिटरी भी आपको पता ही है, सॉलिड्स में ही आ जाता है। तो यहाँ पे सैशे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैशेस। सैशेज आपने जरूर इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, जैसे ओआरएस का सैशे आता है, पाउडर्ड होता है ये। ठीक है, इसको पानी में डालना होता है। ठीक है, या किसी और लिक्विड में कंज्यूम करने से पहले। ठीक है, बाकी चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हो, जैसे एंटासिड के पाउडर्स आते हैं, इनो का सैशे आता है ना, इस्तेमाल किया ही होगा आपने। चलो, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान पूछे गए थे एम्स भुवनेश्वर में 2023। क्लिनिकल फार्मेसी में ओटीसी का क्या मतलब होता है। ऑन टाइम कंसल्टेशन, ऑर्डर टू कंपाउंड, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर, ओवर द काउंटर। इतना आसान क्वेश्चन, सिंपल, 5 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा, ओवर द काउंटर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलो, अब इसके बारे में नोट्स में डाल दूंगा, लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, आप जाके रीड कर सकते हो। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है। एल्टन मायो, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर। ये सारे के सारे लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है। तो आंसर है फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर, ये चीज याद रखना। चलो, तो फेडरिक टेलर के बारे में थोड़ी बात देख लेते हैं। फेडरिक विंसलो टेलर इनका नाम है, और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। एल्टन मायो की बात करें तो बेसिकली इनका जो वर्क है वो सोशल फैक्टर्स, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं, या हमारे सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उनके फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो यहाँ पर है वो है आपका फेडरिक टेलर, और दूसरा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं मैनेजमेंट की। इन्होंने बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर बताया था, कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना, वो 4-5 चीजों से मोटिवेटेड होता है। जैसे हमें पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद हमें लाइफ में सेफ्टी चाहिए, उसके बाद हमें लाइफ में प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए। इनका एक हायरार्की ट्रायंगल आता है। ठीक है, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर आप टाइम आपको मिले, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसको पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो, और इस थ्योरी का नाम है मैस्लो थ्योरी। ठीक है, मैस्लो थ्योरी। चलो, व्हाट इज अ टर्म फॉर ड्रग इंटरेक्शन व्हेन वन ड्रग enhances the effect of another drug beyond what is expected। मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग इंटरेक्शन है जहां पे एक ड्रग दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देता है। तो एक एक करके समझते हैं। सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म मतलब होता है, मान के चलो ए ड्रग है और बी ड्रग है। ठीक है, दोनों आप अलग अलग ले रहे हो, उसके बाद आपने दोनों साथ में ले लिए। ठीक है, तो जब दोनों साथ में लेंगे उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, इसे बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है, फिर आपका एंटागनिज्म, एंटागनिज्म मतलब होता है इफेक्ट नहीं आएगा, उल्टा आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर आता है पोटेंशिएशन, पोटेंशिएशन मतलब होता है, मान के चलिए आपने दो ड्रग दिए, ए प्लस बी। अब जो बी ड्रग है वो एक्स्ट्रा ड्रग है, मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बॉडी में जाके कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने वाला, लेकिन ये ए की हेल्प करता है इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि इसमें से कौन सा इंटरेक्शन है जहां पे एक ड्रग दूसरे ड्रग का इफेक्ट बढ़ा देता है। तो यही तो आंसर है, पोटेंशिएशन। ठीक है, तो ये याद रखना, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग का इफेक्ट बढ़ा दे उसे बोलते हैं पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन।
ठीक है, टॉलरेंस बचा है वो भी बता देता हूँ। मान के चलो आज की डेट में 1 mg से बुखार उतर जाए, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होगा, 1 mg काम नहीं करेगी, फिर 5 mg देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 10 mg देनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं टॉलरेंस डेवलप हो गया। उतनी डोज काम नहीं कर रही, अब डोज को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ अ ड्रग। तो सारे टर्म्स मैंने आपको यहाँ समझा दिए। आंसर है पोटेंशिएशन। ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। शेड्यूल एच, ये क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस से आया हुआ है और शेड्यूल्स का क्वेश्चन है कि शेड्यूल एच किस चीज के लिए होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर देंगे इसका। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे आपके शेड्यूल एच को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आंसर है सी। थ्योरी मैंने दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट डज आर एक्स सिग्निफाई ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसके टॉप पे लिखा होता है आर एक्स। पूछा है आर एक्स का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन या रीफिल। तो आर एक्स का मतलब होता है टेक दो। टेक दो मतलब ये आपकी मेडिसिन है, ये आपको लेनी है, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है। तो ये होता है आपका रिक्वेस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आर एक्स, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टेक, कि ये आपको सारी मेडिसिन जो नीचे लिखी है लेनी है, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, चलो। 10वां क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा मिनरल जो है वो स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक। तो भैया देखो सीधी सी बात है, आयोडीन आपके थायराइड के लिए होता है ना, थायराइड के लिए। जिंक बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है, इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, बच गया सेलेनियम और फ्लोराइड। इसमें जो आंसर है वो आपका फ्लोराइड है। जो फ्लोराइड होता है ना, वो आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़ा होता है, इनामल, इसको हेल्प करता है डेवलप करने में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो फ्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन्स बनवाता है और दांत को सड़ने से बचाता है। इट प्रिवेंट द टूथ डिके। टूथ डिके कब होता है, जब दांतों पे एसिड का अटैक होता है। सर ये एसिड दांत पे क्यों आ जाएगा, काफी सारे ऐसे फूड हम खाना खाते हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो दांत को डीके करने लग जाते हैं, दांत को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे बचाता है फ्लोराइड। ठीक है, तभी फ्लोराइड पानी, ड्रिंकिंग वाटर में डाला जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरिडेशन। और ये हमारी डेंटल हेल्थ, दांतों की हेल्थ को ठीक करता है। सेलेनियम की बात करें, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। जिंक मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज अ टर्म फॉर पाउडर्स दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन। मतलब किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है, उस केस में पाउडर लिए जाते हैं, उन पाउडर्स को क्या बोलते हैं। सॉल्यूशन, इंसफलेशन, सस्पेंशन, सपोजिटरीज। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, सॉल्यूशन पाउडर नहीं होता, वो लिक्विड होता है। सस्पेंशन भी लिक्विड होता है ना। सपोजिटरीज आपका जो है वो कभी भी रेस्पिरेटरी रूट में नहीं लिया जाता, ये रेक्टम में और वजाइना में यूज किया जाता है, जो आपकी लोअर बॉडी होती है। तो ये भी आंसर नहीं है। तो आप, आपका आंसर क्या बन गया, इनसफलेशन। ठीक है, इनसफलेशन। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सारे एक्स्ट्रा जो गलत आंसर्स थे हमने उसको हटा दिया और हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया। इसे बोलते हैं एमसीक्यू की एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, चलो। तो इंसफलेशन बेसिकली रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। सस्पेंशन भी लिक्विड होता है। सपोजिटरी सेमी सॉलिड या सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं, जो वजाइना, रेक्टम या यूरेथ्रम में डाली जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से पूछा गया है, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है या बात है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको दर्शाती है। मतलब कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हॉस्पिटल के अंदर। चलो पढ़ते हैं कि उसको पेशेंट के मेडिकेशन रेजिमेन का मॉनिटर करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। उसको स्टाफ को सुपरवाइज करना है। ये तो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या होगा, पेशेंट पे ध्यान देना रादर देन स्टाफ पे। हाँ, हालांकि वो करता होगा स्टाफ से बातचीत, लेकिन मेन रोल क्या होगा, पेशेंट के ध्यान का ध्यान रखना। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का आर्किटेक्चर देखना। अब दीवार देखने थोड़ी जा रहे हैं वहां पर कि भाई कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, ये भी नहीं होगा।
मैनेजिंग हॉस्पिटल पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये भी नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है, ये सेल्स और मार्केटिंग वाले लोगों का काम है। हम तो फार्मासिस्ट हैं, हमारा काम है कि भैया जो मेडिकेशन रेजिमेन है, रेजिमेन मतलब क्या होता है? रेजिमेन मतलब होता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई दी जा रही है, कितने टाइम पे दी जा रही है और कितनी बार दी जा रही है, इसे बोलते हैं रेजिमेन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है रेजिमेन पे ध्यान देना कि पेशेंट की ट्रीटमेंट पे कोई भी गलती ना हो। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो, वही चीज यहाँ दे रखी है, यहाँ पर ए आंसर है। थ्योरी रीड कर देना, नहीं भी करोगे चलेगा, बहुत आसान है। ठीक है, अगला आता है एच एस। अगर पाउडर्ड मेडिसिन की बात करें तो एच एस का क्या मतलब होता है? एच एस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एच एस के दो आंसर है, इस क्वेश्चन में दो आंसर है। पहला है आर ऑफ स्लीप। आर ऑफ स्लीप, आर ऑफ स्लीप का मतलब होता है कि दवाई सोने के टाइम लो, जब आप सोने जाते हो तब दवाई लो। और दूसरा जो इसका आंसर निकलता है वो है हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ज्यादातर इनमें से आंसर हुआ क्या, वो है आर ऑफ स्लीप, ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और हाई स्ट्रेंथ भी इसका आंसर था। ठीक है, तो ए एंड डी आंसर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लैटिन टर्म्स दिए हैं, इनको पढ़ लेना याद से, क्योंकि फार्मासिस्ट में बड़ा पूछता है ये सारी चीजें। ठीक है, ए एम पी एम, गुट्टा क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, बी डी बेस 2 टाइम दवाई देनी है, टिड 3 टाइम दवाई देनी है, या क्यू आई डी 4 बार दवाई देनी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली स्लाइड को पढ़ लेना। चलो, which drug classification includes medications that are used to treat bacterial infections by inhibiting synthesis of bacterial cell walls? पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करते हैं बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल्स। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स, ये बेसिकली ब्लड क्लॉट को रोकते हैं, क्लॉटिंग में दिए जाते हैं। एंटीपायरेटिक्स, ये बेसिकली फीवर उतारते हैं, फीवर को रिड्यूस करते हैं। एंटीवायरल, ये वायरस को किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक इसका आंसर हो जाएगा डी। एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। चलो, ये सारी क्लासिफिकेशन दे रखी है यहाँ पर। एंटीबायोटिक के अंदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, अमीनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। मैक्रोलाइड्स है, मिसलेनियस है, ओके, टेट्रासाइक्लिन वगैरह सारी चीजें, इसको एक बार रीड कर लेना। चलो, क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर सोर्स या छाले हो जाते हैं, जेनिटल्स मतलब सेक्सुअल पार्ट पे छाले पड़ जाते हैं, और ये कॉज करता है कौन सा बैक्टीरिया? हीमोफिलस डुक्रेई। इसका सीधे सीधे आंसर लगा लेते हैं, हीमोफिलस डुक्रेई जो है कैनकोरेड कॉज करता है। बस आपको ये बात पता होती तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता। आंसर है डी, हीमोफिलस डुक्रेई कैनक्रोइड कॉज करता है। ठीक है, चलो भाई, ये भी हो गया। तो भैया यहाँ दे रखा है कैनक्रोइड जो है वो हीमोफिलस डुक्रेई से होता है, गोनोरी नेस्सेरिया गोनोरी से होती है, सिफिलिस ट्रिपोना पैलिडम से होता है। तो एक क्वेश्चन में 3 आंसर आपके बन गए। ठीक है, चलो, तो दिस इज ओवर नाउ। 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय? किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर उनको हम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है? ये फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज। अगर आप किसी को टास्क दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो आप कुल मिला के ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, कि यार ये काम ये करेगा, ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द मेन थिंग हेयर, जिसमें हम रिसोर्सेज को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि आप जाओ ये काम करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन 17, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में, इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कापा का क्या मतलब होता है? ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर बताता हूँ, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। कापा, कापा मतलब करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिंग एक्शन। नहीं पता तो नोट कर लेना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कापा मतलब करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिंग एक्शन। ये बेसिकली एक ऐसा एक्शन या ऐसा थ्योरम या ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देखते हैं कि कोई इशू है तो नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ठीक करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या इशू है, और उसको कैसे रोकें, करेक्ट करते हैं, और प्रिवेंट करते हैं कि दोबारा ना हो। तो करेक्टिव मतलब ठीक करना, प्रिवेंटिव एक्शन मतलब दोबारा ना हो। कापा। ठीक है, चलो, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कैंडोर इन लीगल एथिक्स? तो पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा या फिर समझ नहीं आ रहा होगा।
सर ये कैंडोर क्या होता है? कैंडोर कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। कैंडोर बेसिकली होते हैं प्रिंसिपल्स, एथिक्स। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे जो एथिक्स है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो लीगल एथिक्स में कैंडर की क्या ड्यूटी होती है? मतलब जो लॉ है, जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा लॉ है, उसमें कैंडोर हमें क्या सिखाता है? प्रिंसिपल्स हमें क्या सिखाते हैं? वो बस इतना सिखाते हैं कि जो फैक्ट्स है और एविडेंस है उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? वेग और एम्बिगुअस स्टेटमेंट दो, गलत बात है। कुछ भी स्टेटमेंट आप कोर्ट में नहीं दे सकते। तीसरा पढ़ लेते हैं, क्लाइंट इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। मतलब क्लाइंट का कुछ भी इंटरेस्ट है उसको एडवोकेट करो, गलत भी है तब भी करो, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट अगर गलत साइड पे है और आप उसको सपोर्ट कर रहे जा रहे हो, गलत है। मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट सीक्रेसी अबाउट ऑल लीगल मैटर्स, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करना, सीक्रेट्स रखना, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन स्टिल ज्यादा जो रेलेवेंट आंसर वो क्या है कि हम सही तरीके से कोर्ट के सामने फैक्ट्स को और एविडेंस को दर्शाएं। ठीक है, चलो, तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हो। बाकी लॉ मुझे नहीं लगता इस बार पूछेगा एमसीआरई में। कौन सी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्माकोग्नोसी की फील्ड में? मतलब इसमें पूछा गया है, फार्माकोग्नोसी हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है फार्माकोग्नोसी के अंदर? रोम का, एस्टेक एम्पायर, चाइना, इजिप्ट। अगर आपने सीके को काटे के पहले 4-5 पेज पढ़े हो तो आपको तुरंत आंसर आ जाना चाहिए चाइना। चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, चलो, जो चाइनीज थे उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टेम डेवलप की थी। ठीक है, चलो, 20वां क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये काइंड ऑफ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी का। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन जिसने मुझसे फार्माकोलॉजी पढ़ा है तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। पूछा गया है कि जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं वो नेसल कंजेशन को किस तरह से ठीक करते हैं? जो नेसल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं वो नेसल कंजेशन को कैसे ठीक करते हैं? देखो, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। आपने देखा होगा जैसे सर्दी हुई या फिर आप ठंडी हवा लग गई तो हमारी नाक भर जाती है, उसे बोलते हैं नेजल कंजेशन। कंजेशन हो जाता है ना, तो हमें इसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स। कंसेप्ट समझते जाओ। ठीक है, नेजल डीकंजेस्टेंट जो कि नाक का रास्ता खोल दे ताकि हम सांस ले पाए। अब होता क्या है, नेसल कंजेशन के दौरान देखा गया कि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने के बाद वो बनाती है म्यूकस। नाक भरी भरी होती है ना, म्यूकस बनाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेजल डीकंजेस्टेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो इन ब्लड वेसल्स को डायलेट की बजाय कॉन्स्ट्रिक्ट करा दे। और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ब्लड वेसल, तो ये म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नाक का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो यही था। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं जिससे स्वेलिंग वहां पर, और जो कंजेशन होता है, जो भारी भरा हुआ होता है म्यूकस, वो साफ हो जाता है। तो आंसर है ए। ठीक है, चलो, कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बॉडी में कॉर्टिसोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखो, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में मेनली स्ट्रेस के लिए होता है। ये स्ट्रेस को मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है तो कोर्टिसोल ज्यादा बनेगा ताकि स्ट्रेस को नीचे लाया जा सके। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को रेगुलेट करना। कैसे? जब स्ट्रेस में हो तो बॉडी ज्यादा ग्लूकोज मांगती है। फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, खासकर फिजिकल स्ट्रेस, आप कोई काम कर रहे हो, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। तो कॉर्टिसोल जो होता है आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बनवाता है, ग्लूकोज ज्यादा बनवाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, देखो सारी चीजें दी हुई हैं। कॉर्टिसोल स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है क्या? ब्लड के शुगर लेवल्स को मेंटेन करना, इनफैक्ट उनको बढ़ाना जरूरत पड़ने पे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप स्ट्रेस में आओगे आपको जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की। चलो, 22nd क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन और रह गए। कौन सी लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर ऑयल और वाटर होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इमल्शन। वो डोसेज फॉर्म होती है जिसमें ऑयल, वाटर या वाटर इन ऑयल मौजूद होता है।
तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो ये बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ जो शायद आपको ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो सकती हैं। यहाँ पे एलेक्सर बता देता हूँ। एलेक्सर जो है वो स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में याद रखना। और इसके अंदर शेकिंग नहीं की जाती है, मतलब जब भी आप इसको कंज्यूम करोगे आपको शेक नहीं करना, ऐसे आपको आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। मीठा होता है और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। सस्पेंशन क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड होते हैं। चल, 23rd क्वेश्चन, मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग फंक्शन का पर्पस क्या है? तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, ठीक है, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि हम ये देख सकें कि जो परफॉर्मेंस हो रही है वो सही से हो रही कि नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ठीक है, डी, किसी चीज को कंट्रोल करते हो, बाद में आके चेक करते हो कहाँ तक पहुंचा। समझ गए? चलो, तो आंसर डी हो जाएगा, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस दो क्वेश्चन और। कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें इची पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी सेक्सुअल पार्ट के बाल, जो हेयर रीजन होता है उस पे, और उसको क्रैब लूज कॉज करता है। अभी क्वेश्चन जो है आपको पहली बार पढ़ने में बड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है बड़ा आसान। क्यों? ये जो इन्फेक्शन है वो क्रैब लूज से हो रहा है, क्रैब लूज या लाउस जो बोलना चाहें। तो अब देखो कि यार मुझे आंसर नहीं पता, मैं बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करता हूँ। सिफिलिस, ये होता है ट्रिपोना पैलिडम से, ट्रीपेनुमा पैलिडम। ठीक है, क्लैमिडिया, क्लैमिडिया आज ही बताया था आपको, ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। गोनोरी, ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये होता है हीमोफिलस डुक्रेई से, क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाया था। गोनोरी होता है निसरिया गोनोरी से। तो यार इसमें कहीं भी क्रैब लाउस नहीं आया, तो आंसर ऑटोमेटिकली हो गया थायरस प्यूबिस। तो आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन को थोड़ा और उसको प्रॉपरली सॉल्व करो, देखो क्या नहीं हो सकता आंसर, फिर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो थायरस प्यूबिस जो है उसको प्यूबिस लाइस या क्रैब्स बोला जाता है, एक पैरासिटिक इंसेक्ट से होता है ये, जो कि बालों पे अटैक करता है, प्यूबिक रीजन के जो नीचे के बाल होते हैं सेक्सुअल एरियाज के, वहां पे अटैक करता है। बहुत ही ज्यादा गंदी वाली इचिंग होती है। ठीक है, और ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। SSRI की फुल फॉर्म क्या होती है ड्रग क्लासिफिकेशन के अंदर? अगर हम फार्माकोलॉजी में ड्रग क्लासिफिकेशंस को देखें तो वहां पर SSRI का क्या मतलब है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसको क्या ही सॉल्व करना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये ड्रग वो होते हैं जो डिप्रेशन में दिए जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में दिए जाते हैं, और ये सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो होता है वो खुशियों का हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन, आपको अच्छा फील कराता है। तो आंसर सी हो जाएगा। तो बताना #25 आपने सॉल्व किए कि नहीं किए, टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, पहली चीज। दूसरा, 25 में से ये भी बताना कितने आपके सही हुए। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम 26 क्वेश्चन भी लेके यहाँ पर आने वाले हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है। ये पार्ट 2 ये आपका आ जाएगा कल। ठीक है, 7 फरवरी। बाकी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े तो अभी सॉल्व कर दोगे। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर क्या होता है, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, यही सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली 27 पे जाओगे तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। SEC, ये क्वेश्चन आपका एनालिसिस से पूछा गया है। एनालिसिस बोलते ही समझ आ गया सर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वाली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और इस वाली वीडियो को प्रॉपरली आप देखें और अपने PY की सॉल्व करें। ठीक है, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं, बाई चांस थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स यहाँ आ गए हैं, सेकंड ईयर वाले, तो GPAT 2026 के बैचेस और 27 के बैचेस फार्मा माइंड्स में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं, और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट दिया गया है। थैंक यू सो मच।